अब हम जानेंगे अवशोषण जो होता है, सतही जो प्रक्रिया है जिसमें कि पृष्ठ पर उपस्थित जो दूसरे पदार्थ की कणों की सांद्रता स्थूल यानी कि अवशोषक के शरीर से अधिक होती है सांद्रता, उसका कारण क्या है। वास्तव में जो अवशोषक होता है एडजॉर्बेंट, उसके पृष्ठ पर अवशिष्ट संयोजकताएं अथवा मुक्त फ्री वैलेंसीज होती हैं। और फ्री वैलेंसीज कहाँ होती हैं? जहाँ कहीं दरारें होती हैं या कोने होते हैं, जहाँ कहीं पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है या पोरस होता है यानी कि छिद्र होते हैं, वहीं पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं। अवशिष्ट संयोजकताएं जो कि अधिशोष के कणों को अपनी पृष्ठ पर आकर्षित करता है, और जब पृष्ठ पर आकर्षित करता है तो वहाँ आकर्षण बल उत्पन्न होता है एक तरह से, और उसको खींच करके अपनी ओर खींच करके पृष्ठ पर जमा कर लेता है। और जब आकर्षण बल उत्पन्न होता है तो उसके कारण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है अवशोषण। और आप देखें अवशिष्ट संयोजकता की संख्या अधिक होती है। अगर जहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, कोने दरारें ज़्यादा होंगे, वहाँ पर फ्री वैलेंसी ज़्यादा होगी, वहाँ पर अवशोषण की दर अधिक होगी। और अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होने पर कोनों अथवा दरारों पर यह जो है संयोग एक तरह से फ्री वैलेंसी ज़्यादा होगी और अवशोषण की दर ज़्यादा होगी। अवशोषण के प्रकार क्या हैं? टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन दो प्रकार होते हैं, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अवशोषण। अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक अवशोषण फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन रासायनिक अवशोषण। देखिए दोनों में अंतर क्या है। दोनों में एक तरह से अधिशोषक पदार्थ पर अधिशोष पदार्थ चिपकता है यानी कि जमा होता है, लेकिन तरीके क्या हैं। यहाँ पर भौतिक अवशोषण में दुर्बल वान डेर वाल बल, आप जानते हैं इसको हम सॉलिड स्टेट में बता चुके हैं। दुर्बल वान डेर वाल बल जो कि अणुओं के बीच में लगता है, तो इसके द्वारा बहुत दुर्बल तरीके से वहाँ चिपकता है यानी कि अवशोषित होता है। यहाँ प्रबल रासायनिक बंधों द्वारा बंधता है यानी कि अवशोषण होता है। ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया, उत्क्रमणीय माने अगर हम चाहें तो इसको रिवर्स कर दें, यानी कि चाहे जो पदार्थ जमा उसको हटा लें, है ना। बहुत गर्म करेंगे तो जो गैस जमा है वहाँ पर जो कण है वो निकल जाएंगे। यहाँ पर ऐसा यहाँ रासायनिक बंध बन जाता है, इसको फिर से हम हटा नहीं पाएंगे लेयर को। और कम ताप पर अधिक होता है, अधिक ताप पर, क्योंकि अधिक ताप कम ताप पर ही अवशोषण होगा भौतिक अवशोषण। अधिक ताप होगा तो विशोषण होने लगेगा। विशोषण माने वहाँ पर एक तरह से अधिशोषण और अवशोषण दोनों होता है। और ये जो हमारा रासायनिक अवशोषण है सभी ताप पर होता है, और लेकिन निश्चित ताप तक बढ़ता है। ताप बढ़ाते जाएं सभी ताप पर होगा रासायनिक अवशोषण, लेकिन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित ताप के बाद फिर से और अधिक ताप करेंगे तो घटने लगता है। अवशोषण ऊष्मा, अवशोषण ऊष्मा जो ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी, देखिए चाहे भौतिक अवशोषण हो चाहे अवशोषण रासायनिक अवशोषण हो, अवशोषण कुल मिलाकर के ओवरऑल ये एक्सोथर्मिक यानी कि प्रक्रम है, प्रोसेस है, यानी कि ऊष्माक्षेपी है। लेकिन इसमें कम ऊष्मा निकलती है, किसमें? भौतिक अवशोषण में। इसमें अधिक उच्च होती है। और अवशोषण एकल या बहुपरती होता है। इसमें देखिए अवशोष, भौतिक अवशोषण में जो अवशोष पदार्थ की परत बनती है, एक परत बन सकती है, बहुपरत बन सकती है, लेकिन इसमें हमेशा एक परत बन पाती है, क्योंकि एक परत बनेगी, बंध बनेगा तो उसके बाद तब फ्री वैलेंसी रहेगी ही नहीं। कहाँ से बधेगा अवशोषक पर, यानी कि यहाँ पर एकल परती हमेशा होगा, यहाँ पर चिपकता जाएगा, चिपकना होता है खाली। और साम्यावस्था तीव्रता से प्राप्त हो जाएगी बहुत जल्दी। साम्यावस्था यानी साम्यावस्था क्या है? चिपकने की दर यानी जमा होने की दर और निकलने की, दूर होने की दर, अलग होने विलग होने की दर, ये समान हो जाए, वह अवस्था हमारी साम्यावस्था होगी। यह अवस्था जल्दी प्राप्त होगी, इसमें थोड़ा देर से प्राप्त होती है। फिर विद्यार्थियों, अधिशोषण मतलब हम आमतौर पर कोई पदार्थ किसी अवस्था में अवशोषित हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रोमिनेंट है, एमिनेंट है, जो प्रसिद्ध है, विशेष उल्लेखनीय जो है, वह ठोस पृष्ठों पर, ठोस पृष्ठ क्या होते हैं? ठोस पदार्थ जो होंगे वह अधिशोषक का काम करेंगे, और गैस, आदर्श यही स्थिति है, गैस अधिशोषक काम करेंगे।
तो हम अध्ययन करेंगे ठोस पृष्ठों पर गैसों के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि किन कारकों, किन बातों के होते हुए किन स्थितियों में अधिक से अधिक अवशोषण होगा और किन स्थितियों में कम से कम होगा। अधिशोष पदार्थ की प्रकृति, यानी कि एडजॉर्बेंट जो चिपकता है ऊपर से आके। अगर देखिए जो रियल गैसेज हैं, यानी कि जो आसानी से द्रवित हो सकें, ध्यान मेरा वीडियो में आवाज़ जो उसको भी देखें, सब चीज़ लिखना संभव नहीं है। रियल गैसेज यानी कि Cl, SO2, CO2, NH3 ये सब आसानी से दबाएंगे या तो ठंडा करेंगे, द्रवित हो जाएंगी। ऐसी गैसों का अवशोषण अधिक होता है किसके, ठोस पृष्ठों पर। और जो आदर्श गैसें हैं, यानी कि लगभग अक्रिय गैसें सभी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें आदर्श होती हैं। इनको आसानी से आदर्श गैस उसे कहेंगे। वास्तव में कोई गैस आदर्श नहीं है, किसी न किसी नीचे ताप पर अथवा अधिक दाब पर हम द्रवित कर लेते हैं, लेकिन जिसको कठिनाई से द्रवित कर पाएँ उन्हें आदर्श गैस कहेंगे। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अक्रिय गैसें, इनका अवशोषण कम होगा, है ना। अवशोष की प्रकृति ये क्या है, ये गैसें ये कम अवशोषित होगी, अधिक होगी। रियल गैसें, वास्तविक गैसें जो कि आसानी से द्रवित हो जाएंगी, ये अधिक अवशोषित होगी। अवशोषक की प्रकृति देखिए, डी ब्लॉक धातु जो है, आपको पता है कि उसमें डी उपकोष, बाह्यतम से पहले का डी उपकोष खाली रहता है, रिक्त होता है। इसके कारण जो डी ब्लॉक के धात्विक तत्व हैं उसमें अवशिष्ट संयोजकता या मुक्त संयोजकता अधिक होती है। इसलिए अगर अवशोषक क्या है, डी ब्लॉक से है, डी ब्लॉक के धात्विक तत्व हैं, वो सब एमिनेंट हैं, थोड़ा सा उल्लेखनीय हैं। और जैसे पैलेडियम है और निकल है, सब डी ब्लॉक के हैं। तो अवशोषक की प्रकृति, यानी कि अगर हम डी ब्लॉक से लेंगे धात्विक तत्वों को, तो अवशोषण अधिक होगा। और अवशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये तो जाहिर सी बात है, अवशोषक जो है जिस पर कि चिपकना है एडजॉर्बेंट, अगर उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होने मतलब अवशिष्ट संयोजकता अथवा फ्री बैलेंसी ज़्यादा होगी, अधिक से अधिक अवशोषण होगा। अवशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक तो सरफेस एरिया अधिक होगी, तो अवशोषण की दर अधिक होगी। ताप बढ़ाने पर देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है, यह देखिए यक्स क्या है, ये सांद्रता है एडजॉर्बेंट की, और ये सांद्रता किसकी है, एडजॉर्बेंट की। अवशोष और अवशोषक, तो दोनों का अनुपात जो है, यानी कि जो एक तरह से उसकी जो मात्रा कहेंगे अथवा जो उसका दर कह सकते हैं, है ना, उसका वह अंश जो कि अवशोषित होता है, यानी कि अवशोष की सांद्रता अपान अवशोषक की सांद्रता, इसका जो अनुपात है ये वाई अक्ष पर लेते हैं और एक्स अक्ष पर तापमान लेते हैं। आप देखिए भौतिक अवशोषण हम बता भी चुके हैं आपको, घट रहा है ताप बढ़ाने पर। ताप जैसे जैसे बढ़े घटेगा, जबकि रासायनिक अवशोषण शुरू में बढ़ेगा लेकिन एक उच्च सीमा पर जाने के बाद घटता है, ठीक है ना। गैसों का अवशोषण ठोस पृष्ठों पर दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, और लेकिन एक निश्चित दाब पर, अधिक दाब पर, किंतु एक निश्चित दाब पर बढ़ना बंद हो के स्थिर हो जाता है। उसे हम कहेंगे, उस दाब को हम कहेंगे संतृप्त दाब। तो दाब का क्या प्रभाव होता है, गैसों का अवशोषण दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित अधिक दाब पर अवशोषण होना स्थिर हो जाता है, बंद नहीं होता, स्थिर हो जाता है। उससे अधिक अवशोषण फिर नहीं होता है। इसको देखिए यहाँ दिखाया गया है, अलग अलग निश्चित ताप पर दाब, अगर हम देखिए दाब बढ़ा, इधर जाने दाब बढ़ेगा। यक्स अपानियम नाइट्रोजन गैस जो कि अवशोषित होती है, अलग अलग ताप पर देखिए, ताप अलग अलग है ना। और इस ताप पर दाब बढ़ाने पर इस तरह से, यानी कि अवशोषण कम हुआ लेकिन जाने पर स्थिर हो गया। इस ताप पर ताप बदल दिए तो यहाँ पर जाके स्थिर हो गया, इस तरह से, यानी कि ताप घटाने पर भी बढ़ रहा है और दाब बढ़ाने पर बढ़ रहा है, लेकिन दाब बढ़ाने पर स्थिर हो जाएगा। और ताप अगर बहुत कम हो जाएगा, -190, तो बहुत अधिक देखिए अवशोषण होता है। एक तो ये हो गया। वहाँ आमतौर पर दाब का प्रभाव जो है अवशोषण पर क्या होता है, इसको हम ग्राफ से अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसके लिए फ्रेंडलिक
फ्रेंडलिक ने एक अवशोषण का समताप समीकरण दिया, यक्स अपान यम। यक्स क्या है? अधिशोष की जो मात्रा होगी अपान अवशोषक की मात्रा बराबर के एक स्थिरांक होगा, एन भी स्थिरांक होगा और पी दाब होगा। आप देखिए दिया गया सब है ना। तो अगर यहाँ देखिए इसमें अगर प्रेशर बहुत कम होगा, प्रेशर बहुत कम होगा, कम होने पर ये हमारा समीकरण हो जाएगा यक्स अपान यम इक्वल टू के पी, अर्थात यक्स अपान यम अवशोषण की दर जो है वह दाब पर निर्भर करेगा, दाब की घात 1 पर। दाब गैस है दाब, और नहीं तो आप देखिए पढ़े होंगे साम्यावस्था में गैस में सांतता के स्थान पर दाब लेते हैं। अगर कोई द्रव पदार्थ हो, विलयन हो, तो वहाँ पर सांतता की जगह पर सांता लेते हैं, सी लेते हैं। तो यहाँ देखिए दाब की 1 घात पर निर्भर करता है, अर्थात देखिए इस दिखाया गया दाब यक्स अक्ष पर, यक्स अपान यम अवशोषण दर वाई अक्ष पर। यहाँ देखिए कम दाब पर यहाँ से यहाँ तक लगभग सीधी रेखा प्राप्त होती है, और उसके बाद मॉडरेट प्रेशर हो यानी कि मध्यम दाब हो, न बहुत अधिक न बहुत कम, उस दशा में ये आपका इनका जो समीकरण है ये मध्यम दाब के लिए है। समीकरण जो दिए हैं, यन क्या है? यह स्थिरांक है, और यक्स का अवशोष की मात्रा है, यम अवशोषक की मात्रा है, पी दाब है, के कांस्टेंट है। तो ये वास्तव में मध्यम दाब पर यह समीकरण इसका एग्जिस्ट करता है, यानी कि अनुपालन होता है। और हाई प्रेशर हो चाहे लो प्रेशर हो, दोनों दशाओं में देखिए इसमें देखिए एक ऐसा समीकरण है जिसमें कि अवशोषण की दर अथवा मात्रा सांद्रता अथवा दाब के भिन्नात्मक घात पर निर्भर करता है। इसीलिए जब दर समीकरण में सांद्रता अथवा दाब के भिन्नात्मक पद पर निर्भर करेगा तो फिर इसे हम कहेंगे भिन्नात्मक कोट की। यहाँ देखिए भिन्नात्मक कोट का प्रक्रम होगा अवशोषण, और यहाँ पर शून्य कोट का हो जाएगा। जब बहुत अधिक दाब हो जाएगा तो वहाँ पर देखिए परिवर्तन बंद हो जाएगा, यानी कि सांद्रता परिवर्तन बंद हो जाएगा। तो सांद्रता दाब से लिए हैं, गैस का अवशोषण हो रहा है तो गैस है दाब से, तो यहाँ पर देखिए लेस यक्स अपान यम समीकरण हमारा हो जाएगा के इंटू पी पावर 0। पी पावर 0 माने एक तरह से पी नहीं है, के यक्स अपान यम इक्वल टू के हो जाएगा, अर्थात जो अवशोषण की मात्रा है यानी कि दर है वह दाब पर निर्भर नहीं करती है। इसे हम शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। इस तरह से आप देखिए ओवरऑल इसमें क्या है, दाब बढ़ाने पर गैस का अवशोषण किसी ठोस पृष्ठ पर बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित उच्च दाब पर जाने पर स्थिर हो जाता है, बंद नहीं होता बल्कि स्थिर हो जाता है। इस दाब को हम सैचुरेशन प्रेशर यानी कि संतृप्त दाब कहते हैं। दाब का प्रभाव जो होता है गैसों का शोषण का ठोसों पर, पृष्ठों पर, उसके लिए हमने देखा था अवशोषण की दर यानी कि अवशोषण की मात्रा जो है यक्स अपान यम इक्वल टू के इंटू पी पावर 1 अपान एन। तो फ्रेंडलिक जो समतापी वक्र का परीक्षण करेंगे, परीक्षण माने कुल मिलाकर के ये जो इसमें पद यूज हुए हैं, पैरामीटर्स हैं, एन है, पी है, के है, यक्स है, यम है, इन सब को हम ज्ञात कैसे करेंगे ग्राफिकली, वक्र की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे। इसको देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्रवणता रूप होता है रेखा का, आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके होंगे सिंपल सा 9th में। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक ऐसी रेखा को व्यक्त करता है जो कि y अक्ष पर इंटरसेप्ट काटता है, थोड़ा सा यहाँ भाग काटता है, और जिसकी प्रवणता m होती है, और x एक्सिस y एक्सिस। तो देखिए अगर इससे तुलना करें, लाग लेंगे दोनों पक्षों का, तो लाग x अपान यम बराबर लाग यम इंटू एन है। तो इसको हम व्यवस्थित कर लें एक ही स्टेप में, हमारा हो जाएगा लाग यम प्लस लाग एन, फिर उसके बाद यम पावर एन है तो 1 अपान एन हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर ओवरऑल दोनों पक्षों को लाग लेने पर दाहिनी तरफ हो जाएगा 1 अपान एन लाग पी प्लस लाग के। अब देखें इसकी इससे तुलना करें तो लाग यक्स अपान यम वाई के स्थान पर है, और यम के स्थान पर 1 अपान एन है, लाग पी यक्स के स्थान पे है, और लाग के जो है
ये क्या है, स्थिरांक है, सी का मान है। अगर हम log p और log x/m में ग्राफ खींचें तो देखिए एक ऐसा वक्र प्राप्त होगा जो कि वाई अक्ष पर इतना इंटरसेप्ट काटेगा, और ये जो log k है, k का मान ये c होता है, तो यहाँ पर log k का मान हो जाएगा। log k का मान निकाल लेंगे तो k का मान निकाल लेंगे, है ना। परीक्षण मतलब ये हुआ कि हम विभिन्न जो पैरामीटर कैसे निकालेंगे ग्राफ की सहायता से। अब आप देखें ये हमारा n का मान कैसे निकलेगा। n का मान निकलेगा पहले स्लोप का मान, मान लिए है 5/3, ये हमारा लंब बटे आधार है, ये स्लोप है कर्ण, है ना, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस या 90 अंश। तो कुल मिलाकर के मान लो इसका मान हो गया 5/3, तो लगभग हो जाएगा आपका 1 दशमलव कुछ हो जाएगा, तो 1/n बराबर 1 दशमलव कुछ, तो n का मान निकाल लेंगे। जब n का मान निकल आएगा और k का मान निकल आएगा तो फिर हम इसकी दर यानी x/m का मान निकाल लेंगे। अब इसकी सीमा क्या होती है, हमने बताया था कि फ्रेडलिक जो समतापी जो ये समीकरण है, यह मध्यम दाब परास के लिए है, न बहुत कम दाब न बहुत अधिक दाब, बीच के दाब के लिए होता है। और दूसरी इसकी कमी क्या है, एक तरह सीमा माने डिफेक्ट यानी कमी क्या है इसकी है, इसका कोई गणितीय साक्ष्य नहीं है, गणितीय ढंग से इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। विलयनों का ठोसों पर अधिशोषण, इसके लिए अगर हम तुलना करें तो सीधे सीधे जब कभी गैस की जगह विलयन ले लें और ठोस तो ठोस रहे ही। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे आपको, थोड़ी देर पहले, कि सक्रिय चारकोल नारियल की जो खोल होती है, कवर होती है, उसको अगर आयरन रिटार्ट में हम हवा का अनुपस्थित में खूब तेज़ गर्म करें तो पता चलेगा कि उस पर जो जमा हुआ कोई तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, सब वाष्पित होकर निकल जाएंगे, और उसके बाद जो चारकोल काला पड़ जाएगा और पोरस हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका पृष्ठ छिद्रित हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त क्षमता होती है अवशोषण करने की, साधारण चारकोल से अधिक वो अवशोषण कर सकता है। यदि एस्टिक एसिड का जो जलीय विलयन होता है उसमें अगर एक्टिवेटेड चारकोल यानी कि द्रव का अगर ठोस पर हम अवशोषण कराते हैं, ठोस के संपर्क में द्रव को लाते हैं तो अवशोषण होता है। तो इसका उदाहरण है कि जब सक्रिय चारकोल जो कि नारियल से बना होता है, तेज़ गर्म करके हवा की अनुपस्थिति में, इसके जितना उसकी सांद्रता एस्टिक अम्ल की होगी, जलीय विलयन में जितना एस्टिक अम्ल की सांद्रता होगी, अगर उसमें एक्टिवेटेड चारकोल डुबो दीजिए और डुबाने के बाद निकाल लेंगे तो अम्ल की सांद्रता घट जाएगी। प्रमाण है कि अम्ल की सांद्रता घटी कैसे, क्योंकि कुछ अम्ल के अणु इस पर अवशोषित हो गए एक्टिवेटेड चारकोल पर। अब समीकरण उसी तरह हो जाएगा, खाली P की जगह पर C हो जाएगा। कंसंट्रेशन विलयन है, अम्ल या कोई भी विलयन होगा, विलायक में घुला रहेगा, तो x/n यानी कि विलयन की मात्रा और अवशोषक यानी ठोस पदार्थ की मात्रा, और k है स्थिरांक है, यानी स्थिरांक है, C सांद्रता है, और दूसरा रूप है y = mx + c। इस हिसाब से आप तुलना कर सकते हैं। यदि हमारा विलयन का ठोसों पर अवशोषण होगा तो जो समीकरण इसमें हम गैस का अवशोषण ठोसों पर, वह यह रूप ले लेगा। खाली अंतर क्या आएगा, P के स्थान पर, दाब के स्थान पर सांद्रता हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, पृष्ठ रसायन का जो पहला पार्ट है, 3 पार्ट में हमने इस चैप्टर को बांटा है, अवशोषण उसका अंतिम टॉपिक है। वैसे हम न भी इसको बताएं तब भी आप समझ लेंगे अभी तक के डिस्कशन के आधार पर। अवशोषण के अनुप्रयोग, जब अवशोषण की जानकारी हमको हो गई तो हम प्रयोग तो होता था, एप्लीकेशन होता था, लेकिन उसको हम जानते नहीं थे। अब हम नज़दीकी निगाह रखेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका बहुत व्यापक उपयोग इसका होता है गैस मास्क के निर्माण में। देखिए, जहाँ जहाँ पर लोग काम करते हैं उद्योग धंधों में, वहाँ पर हानिकारक गैसें निकलती हैं, तो उसमें जो मास्क बना होता है, साधारण मास्क हम लोग जो कपड़े, ये नहीं होता, वहाँ विशेष मास्क रहेगा, उसके अंदर चारकोल फिट रहेगा। चारकोल रहने पर क्या होगा, वो जल्दी से गैसों को, हानिकारक गैसों को अवशोषित कर लेगा। अंदर जब हवा क्या कहते हैं कि
हवा कैसी होगी, वहाँ अशुद्ध हवा होगी जिसमें कि हानिकारक गैसें होंगी, विषैली गैसें होंगी। वह सांस लेने से पहले, नाक के अंदर जाने से पहले अवशोषित हो जाएंगी मास्क के अंदर जो चारकोल लगा होगा। विरंजन प्रक्रम में इसमें जंतु चारकोल यूज होता है। विरंजन माने रंग उड़ाना, जैसे चीनी बनाते हैं तो वहाँ पर रंगीन होती है, मटमैली होती है, तो उसके रंग को अगर हम वहाँ पर जंतु चारकोल से प्रवाहित करें तो उसका रंग गायब, पिघली अवस्था में तो उसका रंग गायब हो जाता है, निकुड़ जाता है और सफ़ेद रंग की चीनी क्रिस्टलीकृत करके ठोस अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। और कहीं पर मान लीजिए ऐसी अपक्रिया कराना है तो वहाँ पर हमारा जलवाष्प नहीं रहना चाहिए, शुष्क अथवा अनार्द्र वातावरण उत्पन्न करना होगा, तो वहाँ पर सिलिका जेल अथवा एल्युमिना ले लेंगे उस पात्र के अंदर, तो जलवाष्प को अवशोषित कर लेगी शुष्क हवा। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में मान लीजिए कहीं पर थोड़ा बहुत वास्तविक गैसें हैं, है ना, तो वहाँ पर उसको नहीं निकाल पा रहे हैं चूसक से, वैक्यूम पंप से, तो वहाँ पर कोई हम अधिशोषक उसमें लगा देंगे दीवारों पर, तो वह जो बची खुची गैसें हैं उनको अवशोषित कर लेगा। तो वहाँ पर उच्च निर्वात माने जहाँ पर दाब ना हो, यानी कोई गैस ना हो। उत्प्रेरण में निश्चित रूप से हमने बताया, इसकी चर्चा वहाँ करेंगे। अवशोषण का उपयोग होता है। उत्प्रेरक क्या होता है? अपने शरीर पर अवशोषित करके अभिकारक पदार्थों को और अपक्रियक दर को तेज करता है। अवशोषण यहाँ भी होता है। वर्णलेखन क्या है? अलग अलग जो मान लीजिए मिक्स कलर है कहीं पर, उसमें अलग अलग रंगों को जो शेड होते हैं उसमें कई रंग के कलर होते हैं, है ना, कई कलर के पदार्थ होते हैं, उनको अलग करते हैं वर्णलेखन में। ये इसको यहाँ भी अवशोषण होता है। अलग अलग को अलग दर से उसको अवशोषित करा के, अधिशोषित करा के अलग कर लेते हैं। अक्रिय गैसों के पृथक्करण में मान लीजिए अक्रिय गैस और अक्रिय गैस क्या है? आदर्श गैसें हैं, वास्तविक गैसों के साथ मिली हुई है कहीं पर, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि वास्तविक गैसें जो जल्दी से आसानी से द्रवित होती हैं, अक्रिय गैसें आसानी से द्रवित नहीं होती हैं, तो हम वहाँ पर कोई सक्रिय चारकोल जैसा पदार्थ वहाँ लगा देंगे या उससे प्रवाहित करेंगे नली के थ्रू। पता चला कि जो साधारण गैसें हैं वह उसी में अवशोषित हो जाएंगी, अक्रिय गैसें जिनका अवशोषण दर बहुत कम होगी वो आगे निकल जाएंगी। इस तरह से हम शुद्ध और शुष्क अक्रिय गैसों को अलग कर लेंगे। जल के शोधन में इसमें रेजिन का उपयोग आपने देखा होगा। रेजिन भी एक तरह से वहाँ पर ठोस रेजिन जो है वह अवशोषक का काम करेगा। जल के अंदर जो गंदगी के कण होते हैं अथवा जो घुली हुई गैसें होती हैं हानिकारक, उसके रंग को भी मटमैला करती हैं, वह उसको पीने में हानिकारक बनाती हैं। उसमें अगर रेजिन का प्रयोग करेंगे, यहाँ तक फिटकरी तो उसका दूसरा उपयोग हो जाएगा, तो रेजिन प्रयोग कर अवशोषक उसमें डाल देंगे। हम कहते हैं सक्रिय चारकोल ही डाल दीजिए, तो वह क्या करेगा? जल के अंदर गंदगी जो है, चाहे विषैली चाहे हानिकारक हो, उसको अलग कर लेगा, जल आपका पीने लायक हो जाएगा। धात निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और रंजक सूचक के रूप में तेल जल वास्तव में मिलते नहीं हैं, ध्यान दीजिए, तेल और जल मिलते नहीं हैं, लेकिन अवशोषण होने के कारण तेल का जल के अणुओं पर और चाहे जल की सतह पर और चाहे जल का तेल की सतह पर अवशोषण चिपकने के कारण पायस बनता है। क्या मिला देते हैं? अगर बढ़िया से तेल और जल को अच्छी तरह मिला दें, क्योंकि आप देखते हैं जो दूध होता है उसमें फैट और पानी सब मिला रहता है, इसी कारण अवशोषण ना हो तो ऐसा ना हो पाए, उसमें फैट अलग रहे और पानी अलग रहे तो अजीब सा लगेगा। और साबुन, पानी का होना, देखिए दूध में पानी होना तो एक तरह से ज़्यादा पानी तो गड़बड़ है, लेकिन पानी का होना, बिना पानी के हम दूध कैसे लेंगे, यूज कैसे करेंगे? पानी एकदम खाली शुद्ध दूध खाली निकाल लें, फैट ले लें तो संभव नहीं है। हम शरीर के अंदर नहीं पी नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएंगे, साथ साथ में वो पचा नहीं पाएंगे। और साबुन अपमार्जकों द्वारा सफाई करने में आप जानिए, यह जैसे कपड़े के सतह पर जो अवशोषित होती हैं गंदगियाँ होती हैं, कुछ आयली, कुछ जो है नॉन आयली तो आसानी से छूट जाती हैं, पानी से धुलिए। और जो आयली गंदगी होती हैं वो थोड़ा जिद्दी दाग होती हैं। आप समझते नहीं होंगे, जिद्दी दाग प्रचार करने वाले कहते हैं, वही जिद्दी दाग आयली होती हैं गंदगियाँ। तो साबुन अथवा अपमार्जक माने डिटर्जेंट जो पाउडर होता है, उसकी सहायता से उसको अच्छी तरह पहले साबुन मिला लेंगे, झाग उत्पन्न करेंगे, उसके बाद मैकेनिकल एक्शन करेंगे, चाहे वॉशिंग मशीन चाहे हाथ से। तो क्या होगा? वहाँ पर जो अवशोषित क्या होगा? साबुन और अपमार्जक जो होंगे, यह जो गंदगी कपड़ों पर चिपकी रहती है
इस तरह से मैकेनिकल एक्शन करने पर वह साबुन के अंदर चली आती है और इस तरह से कपड़ा साफ़ हो जाता है। उसको निथार लेते हैं साफ़ पानी में, फिर उसको सुखवा लेते हैं। इस तरह से हमारा जो है अवशोषण पहला टॉपिक ख़त्म हुआ इस चैप्टर का। अभी 2 टॉपिक और हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।